Hello students, my name is Kavisha Arora and welcome to my channel Commerce Study. So today is the first class on chapter 3 of Indian Economic Development, Agriculture, Industry and Trade 1950 to 1990. If you have not seen the previous classes, please do see them and please like and subscribe my channel and share it with your friends. So in this chapter we will cover the programs and policies which we took under the 5 years plan to improve agriculture, industry and trade. So in agriculture we will cover two reforms, land reforms and technical reforms. So first are land reforms. लैंड रिफॉर्म्स वो रिफॉर्म्स थे या फिर डिसीजंस थे जो कि हमने लैंड के रिगार्डिंग लिए. सो फर्स्ट वाज एबोल्यूशन ऑफ इंटरमीडिएटरीज. जो इंटरमीडिएटरीज थी उनको अबॉलिश कर दिया गया और जो ओनरशिप राइट्स थे वो एक्चुअली किन्हें मिल गए जो कि सॉइल को कल्टीवेट करते थे. इसकी वजह से क्या हुआ, जो हमारे टिलर्स थे वो किसके डायरेक्ट कंट्रोल में आ गए, गवर्नमेंट के डायरेक्ट कंट्रोल में आ गए और अब उनको इंटरमीडिएटरीज से एक्सप्लॉइट होने की नीड नहीं थी. इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था कि सबसे पहले तो हमें स्टॉप करना था हमारे कल्टीवेटर्स को एक्सप्लॉइट होने से इंटरमीडिएटरीज या जमींदार से, और दूसरा हमें उनको इंसेंटिव्स प्रोवाइड करने थे ताकि वो क्या करें, इंप्रूव कर सके अपने लैंड को. सो सेकंड वाज सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग्स. सो सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग का मतलब होता है कि जब गवर्नमेंट ने लैंड्स को सील कर दिया, मींस कि एक मैक्सिमम साइज ऑफ लैंड को फिक्स कर दिया एक फैमिली या फिर इंडिविजुअल के लिए. अगर किसी भी फैमिली या इंडिविजुअल के पास उस मैक्सिमम साइज से ज्यादा का लैंड होता था तो वो उसको लेकर और रीडिस्ट्रीब्यूट कर देती थी उन स्मॉल होल्डर्स के पास या फिर लैंडलेस लेबर्स को जिनके पास लैंड कम था. इससे क्या होता था कि इक्वालिटी को उन्हें क्या करना था, प्रमोट करना था गवर्नमेंट को. नेक्स्ट इज कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स. इसके अंदर क्या होता था कि जैसे पहले के टाइम में जब ब्रिटिशर्स गए थे तब जो फार्मर्स के पास वो लैंड होता था वो कैसा होता था, स्कैटर्ड होता था, कुछ कहीं होता था और कुछ कहीं होता था. सो इस पॉलिसी के अंदर गवर्नमेंट क्या करती थी, एक फार्मर को एक लैंड अलॉट कर देती थी उसके स्कैटर्ड होल्डिंग्स की जगह. इससे क्या होता था कि हमारी कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन भी कम होती थी और हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ती थी. नेक्स्ट इज रेगुलेशन ऑफ रेंट. जो हमारा रेंट था वो गवर्नमेंट ने क्या करा, रेगुलेट कर दिया कि वो एक्सीड ना हो 1/3 ऑफ द वैल्यू ऑफ क्रॉप. एंड फिफ्थ इज कॉर्पोरेटिव फार्मिंग. कॉर्पोरेटिव फार्मिंग मीन जब 2-3 लोग मिलकर फार्मिंग करेंगे तो उससे क्या होगा कि उनके अंदर या फार्मर्स के अंदर एक बार्गेनिंग पावर आएगी जिससे कि वो अपने प्रोड्यूस को ज्यादा से ज्यादा प्राइस पे बेच सकेंगे और अपने इनपुट्स को कम से कम प्राइस में मार्केट से खरीद सकेंगे. सो नेक्स्ट इज जो फाइनल रिजल्ट हुआ हमारे लैंड रिफॉर्म्स को इम्प्लीमेंट करने का वो क्या था कि हमारे लैंड रिफॉर्म सिर्फ पार्शियली ही इम्प्लीमेंट हो पाए, वो भी सिर्फ किन किन स्टेट्स में, वेस्ट बंगाल और केरला में. अब वो इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हो पाए, बिकॉज फर्स्ट चीज तो पहले तो जमींदार अपने लैंड को टिलर्स को दे दिया करते थे और उनसे लैंड रेवेन्यू लेते थे. बट जब जमींदार को पता चला कि गवर्नमेंट उन्हीं लोगों को लैंड दे देगी जो उसे एक्चुअली कल्टीवेट कर रहे हैं तो उन्होंने उनको निकाल के खुद ऐसे शो किए जैसे वो उसके एक्चुअल कल्टीवेटर्स हैं. एंड सेकंड, लैंड सीलिंग एक्ट से बचने के लिए उन्होंने कोर्ट में फाइल कर दिया केस, जिससे कि उनको टाइम मिल गया कि वो अपने सरप्लस लैंड को क्या करते थे, अपने क्लोज रिलेटिव्स के नाम पे कर दिया करते थे. The reforms were not effectively implemented because first, the zamindars showed themselves as cultivators and legal owners of the soil and evicted the tenants. And second, they managed to register their surplus land in name of their close relatives as they got time by filing case against the Land Sealing Act. So next is technical reforms. जो हमारे टेक्निकल रिफॉर्म्स हैं उसमें मेन जो रोल है वो किसका है, HYV टेक्नोलॉजी का है, जिसकी वजह से क्या हुआ, ग्रीन रेवोल्यूशन आया. सो द टर्म ग्रीन रेफर्स टू क्रॉप एंड रेवोल्यूशन रेफर्स टू स्पर्ट और राइज, means significant rise in the production of crops. It was because of the HYV technology that we were able to achieve green revolution. The HYV technology involved the use of HYV seeds along with fertilizers, insecticides and pesticides. Thus, it was done to solve the problem of low productivity and India actually showed positive outcomes. तो जो HYV टेक्नोलॉजी थी
वो किस लिए लाई गई, ताकि हम लो प्रोडक्टिविटी को कम कर सकें या उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। जो HYV सीड्स, हमने इस टेक्नोलॉजी में क्या किया कि हमने क्या क्या यूज़ किया, HYV सीड्स को केमिकल फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स के साथ, जिसकी वजह से क्या हुआ, हमारी जो क्रॉप प्रोडक्शन थी वो इंक्रीज हुई, जिसे हम क्या कहते हैं, ग्रीन रेवोल्यूशन। इसके एलिमेंट्स क्या थे, सबसे पहला तो यूज ऑफ HYV सीड्स, जो कि कहाँ पे सिर्फ यूज होते थे ज्यादा, वीट के प्रोडक्शन में, बाजरा, राइस, मेज, ज्वार एंड कॉटन। नेक्स्ट इज यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स। अब HYV सीड्स यूज करते थे तो उनके साथ हमें क्या यूज करना पड़ता था, फर्टिलाइजर्स को। अगर हम ज्यादा HYV सीड्स यूज करते थे तो हमें ज्यादा ही फर्टिलाइजर्स की नीड होती थी। नेक्स्ट इज यूज ऑफ इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स फॉर क्रॉप प्रोटेक्शन। जो हमारे HYV सीड्स थे उनके साथ हमें क्या भी यूज करना पड़ता था, इंसेक्टिसाइड्स भी और पेस्टिसाइड्स भी, जो कि किस में हेल्प करते थे, क्रॉप्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, पेस्ट या फिर एक्स्ट्रा और कोई भी चीजों से। इसके रिस्पेक्ट में 14 सेंट्रल प्लांट प्रोटेक्शन सेंटर्स और एक इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम को अडॉप्ट किया गया। नेक्स्ट इज एक्सपेंशन ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज। जो हमारे इरिगेशन फैसिलिटीज थी उनको एक्सपैंड किया गया, क्योंकि जो HYV सीड्स हम यूज करते थे उनको ज्यादा इरिगेशन की नीड होती थी। उसके रिगार्ड में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को क्या किया गया, लॉन्च किया गया, जिससे कि हमारे जो परमानेंट मीन्स ऑफ इरिगेशन है वो बाय टाइम इंक्रीज हो गए। So it is all for today. In the next class we will cover the rest of the chapter. Thank you for watching. Please like and subscribe my channel and share it with your friends. Thank you.